तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइए और डायग्नोज करने में, डॉक्टर के पास जाने में उन्हें टाइम लगाए, ताकि हम और एफर्ट डालकर आपकी फैमिली में एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस जो वीडियो बनाने का हमारा मेन पर्पस है वो इसलिए है कि हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करने जा रहे हैं, नोन एज पार्किंसन डिसीज़। आजकल बहुत से लोग पार्किंसन का जो सिम्टम्स आते हैं वो हम अभी बताएंगे पूरी वीडियो में आपको, प्लस जो नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं वीकनेस की वजह से उनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वीकनेस का नाम लेते हुए वो एक लंबा समय गुजार देते हैं। जब तक पता चलता है कि उनको पार्किंसन डिसीज़ है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें आपको क्लियर करके देंगे। सबसे पहले पार्किंसन डिसीज़ है क्या? पार्किंसन जो डिसीज़ है ये एक डीजनरेटिव डिसीज़ है। डीजनरेटिव का मतलब जिसमें आपका लगातार डीजनरेशन ऑफ सेल्स हो, यानी कि डेथ ऑफ द सेल। ये बेसिकली होता क्यों है, इसका जो कॉज है वो अभी तक भी अननोन है। लेकिन जो लोग अपना एक्सपोजर ज़्यादा रखते हैं, मतलब टॉक्सिसिटी से, या उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है फ्यूम्स के साथ, या प्रोटीन इनटेक जब एक लेवल के बाद ज़्यादा हो जाता है, तो भी हम पार्किंसन डिसीज़ के चपेट में आ जाते हैं। पार्किंसन में मेन क्या होता है कि हमारा ब्रेन का पार्ट होता है नोन एज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर एक पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा, जिसके अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द डोपामिन। और हमें डोपामिन क्यों चाहिए? जब हम अपने दिमाग से एक सिग्नल भेजते हैं और मसल की मूवमेंट कराने के लिए वो सिग्नल होता है, तो जहां हमारा दिमाग की नर्व मसल के साथ कनेक्ट होती है उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमारा जो सिग्नल है उसकी पैसेज के लिए डोपामिन की जरूरत होती है। तो जब वो सेल डेड होने लगती है विद दी पैसेज ऑफ टाइम, तो हमारा डोपामिन लेवल डिक्लाइन करता है। डोपामिन लेवल डिक्लाइन करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। इनिशियली तो क्या होता है कि जो इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि आप कैसे पहचान सकते हैं, इनिशियली क्या होता है, ये सिर्फ मोटर फंक्शंस को डिसेबल करता है या मोटर फंक्शंस पर अफेक्ट डालता है। पहली चीज जो आती है वो आती है ट्रेमर। ट्रेमर मतलब हाथों का, पैरों का कपकपाना। और इसमें आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी ये सिर्फ वन साइडेड सिम्टम्स देता है पार्किंसन इन द इनिशियल स्टेज। तो ट्रेमर, अब ट्रेमर दो तरीके से आप देख सकते हो, या तो रेस्टिंग में आपका ट्रेमर आ रहा है, या आप कोई एक्टिविटी करने जा रहे हो तो आपका ट्रेमर आ रहा है। ठीक है जी। सेकेंड इज ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया को अगर हम बात करें तो स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट। धीरे धीरे आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे गेटिंग फ्रॉम द बेड अप या गेटिंग इनटू द बेड, या फिर आप जब टॉयलेट यूज करने जा रहे हैं या वॉक पे जा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी जो पेस है वो धीरे हो जाएगी। ठीक है ना, इट गेट्स स्लो। थर्ड चीज जो इसमें है, जो बाद में हमें पता चलती है, कॉग्निटिव जो डिसऑर्डर आते हैं। कॉग्निटिव मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं, लाइक बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, मूड स्विंग्स होना, बंदे को डिमेंशिया होना। डिमेंशिया मतलब कि एक तरह से याददाश्त भूल जाना, बहुत लंबे समय तक कोई चीज याद ना आना, बार बार सोचना कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो उसको हम डिमेंशिया भी बोलते हैं। उसके साथ साथ मूड स्विंग्स होना बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। तीसरी चीज जो आप इसमें देखेंगे वो होगी रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कि टाइटनेस ऑफ द बॉडी। कई बार क्लॉइंग हैंड होना, यानी कि पीछे की तरफ हाथ मुड़ता चला जाएगा। कई बार आपका बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में रहेगा। तो इससे क्या होता है कि रिजिडिटी मतलब टाइटनेस ऑफ द बॉडी डेवलप होने लगती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जो पेशेंट का वॉक करने का पैटर्न है वो टो पर करने लगता है, बिकॉज उसको स्टेप जो है बहुत जल्दी जल्दी उठाने पड़ते हैं ताकि वो अपनी मूवमेंट कंप्लीट कर पाए। बिकॉज कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर होता है तो वो इजीली नहीं चल सकता, तो वो अपने पंजों पर चलने की कोशिश करेगा एडीओ को उठाने के बाद। अब ये जो डिसीज है पहले इतना कॉमन नहीं था, इट वाज 1 in 5 lakh, बट 2015 से लेकर और 2023 की बात कर रहे हैं तो इसका जो रेट है ऑफ अक्यूरेंस वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनिशियली क्या होता था कि बिकॉज इसको ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम माना जाता था, यूजुअली 50 साल के बाद ये दिखाई देता था लोगों के बीच में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इवन अ 35 years ऑफ एज पर्सन कैन हैव द पार्किंसन डिसऑर्डर्स। अब देखिए, जो हमने बात करनी शुरू करी थी कि हम दूसरे
जो सिम्टम्स आते हैं, मान लीजिए वीकनेस है, तो वीकनेस में भी बॉडी में शिवरिंग पैदा होती है या ट्रेमर आते हैं, तो बंदा क्या करता है, वीकनेस के जो सिम्टम्स है उसे पार्किंसन के साथ नहीं मैचअप कर पाता, और जब तक उसका डायग्नोसिस होता है चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे? अगर हम मेडिकली टर्म में इसको देखें और मेडिकली इसको डायग्नोस करना चाहें तो MRI इज़ द बेस्ट ऑप्शन। MRI ऑफ द ब्रेन जब हम कराएंगे तो जैसे अभी हमने बात करी कि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है विच इज़ द पार्ट ऑफ अ ब्रेन स्टेम, वो आपको डिसीज दिखाएगा, वो आपको डेड सेल्स दिखाएगा, वहां पर ओपेसिटी बढ़ी चुकी होगी, ठीक है जी। सेकेंडली आप उसके सिम्टम्स, जैसे हमने अभी बोला कि स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट, रिजिडिटी आ गया, ट्रेमर आने लग गए, तो आप उससे उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में यूजुअली देखिए अभी तक कोई ऐसा इसका श्योर ट्रीटमेंट आया नहीं है। हम इनिशियली पेशेंट को डोपामिन पे रखते हैं विद लाइक इन द फॉर्म ऑफ एल डोपा, सिनडोपा, डोपामिन एगोनिस्ट जितनी भी ड्रग्स होती हैं, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर डोपामिन है नहीं, तो हमें एक्सटर्नली उस डोपामिन को लेना होता है। जब ये डोपामिन हमारी बॉडी में हमें एक्सटर्नली लेते हैं तो उस समय के लिए 4 घंटे 5 घंटे के लिए हमारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में आ जाती है, और यही सबसे बेस्ट टाइम होता है कि हम पेशेंट को एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अगर हम बात करें, एज अ स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट हम बात करें, वही एक बहुत अच्छा समय होता है कि हम पेशेंट को अपने पास बुलाएं, उसकी रिजिडिटी पे वर्कआउट करें, इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्कआउट करें, मोशंस पे वर्कआउट करें, और उसका गेट पैटर्न सुधारने पे वर्कआउट करें। तो फिजियो का यही रोल है कि जब जितना उससे एक्सरसाइज पैटर्न डेवलप करा सके, कोऑर्डिनेशन डेवलप करा सके, गेट पैटर्न डेवलप करा सके, वो उतना ही अच्छा, और जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे मतलब सेलिब्रिटीज हैं जिनको अभी पार्किंसोनिज्म डिटेक्ट हुआ था, जैसे मोहम्मद अली हैं। मोहम्मद अली को 1982 में पार्किंसन डिसीज डिटेक्ट हुई थी। उसके बाद जैसे जॉर्ज बुश हैं, 2012 में उन्हें डिटेक्ट पड़ा कि भाई उनको पार्किंसन डिसऑर्डर है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइए, इस वीडियो को जितना हो सके अपने बुजुर्ग के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो मिसकंसेप्ट में ना रहे कि भाई हमें ट्रेमर हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वीकनेस, और डायग्नोज करने में, डॉक्टर के पास जाने में उन्हें टाइम लगाए। देखिए हम ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं जैसे कोई ग्लैमर नहीं है, कोई मतलब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है जिसके हम कहें कि आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। बट एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूँगा, आप एज अ यंगस्टर, अगर हम यंगस्टर की बात कर रहे हैं, आप एज अ यंगस्टर या आप एज अ टीन बॉय, आप बाहर जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, आप एक्टिविटी करते हो, तो आप बिना एक्सरसाइज के, बिना किसके समय तक रह सकते हो। लेकिन जो आपके घर में सीनियर सिटीजन है, स्पेशली योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनको इस वीडियो को जरूर दिखाइए। आने वाले समय में हम इस चैनल्स पर ऐसी बहुत सारी वीडियो डालेंगे जो बेसिकली उनको टारगेट करेंगी कि वो अपने घर में कैसे छोटी छोटी एक्सरसाइज करके फिट रह सकते हैं, अपने जॉइंट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं बैठने में, उठने में। लेकिन उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए सिर्फ इतना कीजिए कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक छोटी सी चीज़ हम आपसे मांग रहे हैं ताकि हम और एफर्ट डालकर आपकी फैमिली में एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच।